गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डाइजेशन पार्ट 2 लेके आया हूं मैं। इस वीडियो के अंदर इस पढ़ के आप लोग बस इस वीडियो को कर लो, उसके बाद कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट आपको नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, पहले बता देता हूं आपको। और पूरा वीडियो को इंटरेस्टेड बना दूंगा मैं, पूरा देखना। डाइजेशन सिस्टम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर लिया था, हमारी इसोफेगस तक भोजन आ चुका था पहले पार्ट में। मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भोजन किस विधि द्वारा सरकता है, तो उस विधि का नाम था कर्माकुंचन विधि। ठीक है, अब भोजन हमारी इसोफेगस में आ जाता है, तो इसोफेगस का मतलब होता है, पहला पॉइंट तो याद रखना, यहाँ पे किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ठीक है, इसमें भोजन नीचे सरकता है, सरकने वाली विधि कर्माकुंचन विधि बता दी मैंने। उसके बाद आप लोगों को पता है कि इसकी लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद इसोफेगस जो जहां पे भोजन को निकालता है छोड़ता है वो स्टमक होता है, स्टमक में खुलता है, स्टमक में हमारा भोजन आ जाता है। ठीक है, स्टमक के बारे में अगर आप बात करते हैं तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक कार्डियक होता है, एक पाइलोरिक होता है और एक फंडिक पार्ट होता है। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पेट के, हमारे स्टमक के। ठीक है, कार्डियक जो पार्ट है उसमें कार्डियक वाल होती है जो हमारे भोजन को आमाशय से ग्रसनी मतलब आपकी इसोफेगस में जाने से रोकती है। कई बार हमें उल्टी नहीं होती, वोमिटिंग वोमिटिंग होने के कारण कई बार हमें खट्टी डकार आती है और हमारा मुंह भी खट्टा खट्टा हो जाता है। उसका कारण यही हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ये जो कार्डियक वाल है वो खुल जाती है, जिसके कारण हमारे पेट का एसिड वगैरह वो बाहर आ जाता है और हमारे मुंह को खारा खारा महसूस होता है। उसके बाद एक पाइलोरिक होता है, ये पाइलोरिक वाल्व जो होती है वो हमारे भोजन में पेट को ग्रहणी मतलब रास्ता प्रोवाइड करती है। हमारे भोजन स्टमक में से जब हमारे ग्रहणी के अंदर जाता है, ग्रहणी इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारे स्टमक के बाद पेट जो भोजन है वो ग्रहणी के अंदर जाता है, डुडोनियम के अंदर जाता है। तो वो किस रास्ते से जाता है, उस रास्ते का नाम होता है पाइलोरिक वाल्व। ये खुलती है तब वो भोजन डुडोनियम में जाता है। उसके बाद फंडिक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक रूमिनेंट्स के बारे में देखना है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। रूमिनेंट्स पहली बात तो याद रखना वो कौन होते हैं, रूमिनेंट्स वो होते हैं जो जुगाड़ी करते हैं, जैसे भैंस होगी, खागड़ हो गया, गाय होगी, ये सारे के सारे रूमिनेंट्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये आ चुका है कि रूमिनेंट्स में कितने प्रकार के पेट पाए जाते हैं, तो पेट कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4। मतलब पेट तो एक ही होता है लेकिन चैम्बर होते हैं उसके अंदर 4। पहले चैम्बर का नाम होता है र्यूमन, र्यूमन को सबसे बड़ा भाग लार्जेस्ट पार्ट होता है ये इसका। ठीक है, उसके बाद एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमेशम, एक होता है एबोमेशम। एबोमेशम इसको रियल स्टमक कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, जिस तरीके से मनुष्य के पेट के अंदर पाचक एंजाइम निकलता है उसी प्रकार इसके अंदर भी पाचक एंजाइम वगैरह निकलते हैं, इसलिए इसको रियल स्टमक कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है अमाशय की कोशिका एवं कार्य, स्टमक सेल्स एंड एंजाइम्स। फंडिक जो पार्ट होता है मैंने आपको बताया था, फंडिक वाला ये पार्ट। फंडिक पार्ट में 3 प्रकार की सेल होती है, एक होती है गोबलेट सेल, श्लेष्मा कोशिकाएं, एक होती है चीफ सेल जिसको आप पेप्टिक सेल भी कहते हैं, एक होती है ओक्सेटिक सेल। तो श्लेष्मा जो होता है वो म्यूकस का स्त्राव करता है, किसका स्त्राव करता है, म्यूकस का। अब एक चीज सोच के देखो, आपके पेट में क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसका नाम म्यूरेटिक एसिड होता है। और ये बनता कहां पर है, ये ओक्सेटिक सेल के अंदर बनता है। तो ये एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल 3 होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कील जो होती है लोहे की कील, उसको भी ये एक प्रकार से मतलब पिघला सकता, जला सकता है। तो फिर भी हमारे पेट क्यों नहीं जलता, हमारा पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि HCl तो हमारे पेट में ही बन रहा है। वो इसलिए नहीं जमता क्योंकि हमारे पेट की दीवारों के ऊपर एक लेयर होती है, उसी लेयर का नाम होता है म्यूकस लेयर। ये हमारे पेट की जो लेयर होती है म्यूकस, वो हमारे पेट को की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाती है। लेकिन जब कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी 2 ही कारणों से हो सकती है, या तो आप खाली पेट रहो या आप ठूस ठूस के खा लो। जब दोनों ही कंडीशन होती है तो जब एसिडिटी होती है तो म्यूकस लेयर बन नहीं पाती, और अगर म्यूकस लेयर नहीं बन पाएगी तो HCl निकलेगा और जाके हमारी दीवारों से टकरा जाएगा पेट की, और हमें जलन महसूस होने लगेगी। तब हम जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। सबसे पहले हम छोटे थे तो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, और वो क्या करता है, वो झाग पैदा करता है और वो झाग जाके दीवारों से टकरा जाते हैं। अब जब दीवारों से टकरा जाएंगे तो HCl निकलेगा, और HCl जाके दीवारों से टकराने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हमें कुछ समय के लिए
एसिडिटी से निजात मिल जाएगी। लेकिन भाई झाग का काम तो सूखने का होता, कुछ समय के बाद झाग सूख जाएंगे, सूख गए तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओगे, लेकिन वो जो है आपको परमानेंट निजात नहीं मिलेगा इससे। अगर आपको HCl से परमानेंट निजात लेना है तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो स्ट्रॉन्ग बेस हो, या तो आप इनो ले लो या आप MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो जिसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मतलब वो सभी चीजें जो एसिडिटी के खिलाफ लड़ती है उसको एंटा एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटा एसिड कहते हैं। और एंटा एसिड का एग्जांपल होता है MgOH ट्वाइस, ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि HCl निकलता कहां से है। तो HCl हमेशा ऑक्सेटिक सेल से निकलता है। और जो आपके पास ये दूसरे नंबर की सेल होती है पेप्टिक लेयर, ये एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम। लेकिन ये जो एंजाइम होता है ना वो इनएक्टिव रूप में होता है, मतलब वो निष्क्रिय होता है पेप्सिनोजेन। लेकिन जब ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना इसके ऊपर जब HCl काम करता है ना HCl, तो ये पेप्सिनोजेन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पेप्सिन होता है ना ये सक्रिय एंजाइम होता है, एक्टिव एंजाइम। पहली बात तो याद रखना, एंजाइम जितने भी एंजाइम होते हैं उनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। वो किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज कर देते हैं। जैसे रासायनिक क्रिया क्या होती है, कागज जल गया तो राख बन गई, मतलब जो चीज एक बार यूज हो जाए उसके बाद वो चीज दोबारा ना बने। कोयला जल गया तो राख बन गई, केमिकल रिएक्शन। उसी प्रकार भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको पता है क्या बन जाता है, तो क्या उससे दोबारा भोजन बना लोगे? नहीं, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करने का काम एंजाइम का होता है। ठीक है, अगर एंजाइम आपके शरीर के अंदर अच्छे से काम नहीं करेंगे ना तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जो पेप्सिन जो एंजाइम है ये एक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिव किसने किया है? इसको HCl ने एक्टिव किया है। मतलब पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव था उसको HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, ये तोड़ेगा प्रोटीन को। किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। और प्रोटीन को तोड़ के पेप्सिन पेप्टोन्स में बदल देगा। किस में बदल देगा? पेप्टोन्स में बदल देगा। देखो आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब देखो एक होती है जी सेल, 4 प्रकार की लेयर होती है, 4 प्रकार की। एक जी सेल और होती है। जी सेल जो होती है वो गैस्ट्रीन हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रीन हार्मोन स्त्रावित करती है। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है ना वो जठर रस को उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? जठर रस को उत्तेजित करता है। और जठर रस जब उत्तेजित होता है तो इसमें से ये एंजाइम निकालना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जठर रस जो होता है वो एक प्रकार से गैस्ट्रिक जूस है। और गैस्ट्रिक जूस है तो इसका मतलब ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। और बहिस्त्रावी ग्रंथि है तो इसका मतलब ये एंजाइम निकालेगी। तो इसमें से जो जो एंजाइम निकलेंगे उसमें एक तो होगा पेप्सिन, एक होगा रेनिन और एक होगा लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। पेप्सिन जो होता है, पहली बात तो आपको पता चल चुका है पेप्सिन कब बना है। इसको पेप्सिनोजेन ने HCl के प्रभाव में पेप्सिन में कन्वर्ट किया है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो रेनिन होता ना ये दूध में घुली हुई प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। दूध में घुली हुई प्रोटीन होती केसिन। केसिन नाम के प्रोटीन को ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता रेनिन। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना मतलब बालक जो है कर बड़का में पाया कर रेनिन नाम का एंजाइम। इस मारी कई बार को नहीं बेरा देखा, कई बार बालक दूध गिर दे है, वो दूध इस मारी गिर दे है क्योंकि उनका रेनिन काम को नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। क्योंकि रेनिन अगर नहीं होया ना तो उसका दूध डाइजेस्ट को नहीं होगा। और दूध डाइजेस्ट होने में सबसे जरूरी होता है दूध का डाइजेशन होना। उसके बाद ये एल होता लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन तो बक्कल कैविटी बोले तो मुंह में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो पार्शियल वो कहां पर होता है, स्टमक के अंदर होता है। और पार्शियल लाइपेज का भी यहीं पे होता है। और दूध में घुली प्रोटीन का रेनिन करता है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो जी सेल से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन हुआ, पाचन क्रिया में एंजाइम। एक चीज का और ध्यान रखना, अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। अमाशय में मुख्य एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा, रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ेगा, लाइपेज वसा को फैटी एसिड में तोड़ेगा। उसके बाद भोजन चला जाएगा तारा छोटी आंत में। कहां पे चला गया, छोटी आंत में। अब छोटी आंत है उसकी लंबाई सबसे लंबी होती है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी होती है छोटी आंत। 4.5 से लेके 6 मीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। पहला पार्ट होता है ग्रहणी, ग्रहणी को कहते हैं डुडोनियम। एक होता है डुडोनियम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। इलियम जो होता है ना उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका। ग्रहणी जो होता है सबसे शुरुआत वाला पार्ट होता है, मतलब जो स्टमक होता है ना,
स्टमक में से जो भोजन आता है वो सबसे पहले कहां पर आता है, ग्रहणी में ही आता है। अब मान लो ये आपके पास ग्रहणी है, अब यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका ये मान लो गाल ब्लैडर है, ये क्या है, गाल ब्लैडर, और ये है पैनक्रियाज। तो गाल ब्लैडर के अंदर एक जूस इकट्ठा होता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस पित्तरस, इसका फॉर्मेशन मतलब इसका निर्माण तो होता है लीवर के अंदर, और बाइल जूस इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर के अंदर। लेकिन बाइल जूस काम कहां पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, जिसको अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं अग्नाशयी जूस को। ये पूर्ण पाचक रस अग्नाशयी जूस जो होता है ना, वो निकलता तो अग्नाशय में से है, लेकिन काम कहां पर करता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस पार्ट में काम करते हैं, ग्रहणी के अंदर करते हैं, ये पॉइंट है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब, पैनक्रियाटिक डक्ट का मतलब पैनक्रियाज जूस जो जिस डक्ट के द्वारा इसके अंदर आता है वो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई। उसके बाद एक होती है आपके पास बाइल डक्ट, बाइल जूस जिस डक्ट के द्वारा आता है उसको बाइल डक्ट कहते हैं। ये आकर कहां पर खुलती है, ये मैंने आपको बता दिया, डुडोनियम के अंदर खुलती है। उसके बाद सर्वाधिक पाचन यहीं पे होता है। इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है एंटेरोगेस्ट्रिन नाम का हार्मोन, एक कोलेस्टिटोकाइनिन नाम का हार्मोन, एक सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन तो क्या करेगा, ये जो अग्नाशयी जूस है ना उसको इसके अंदर स्त्रावित करवाएगा, ठीक है। मतलब पैनक्रियाटिक जूस को स्त्रावित करवाने का काम किसका होता है, सिक्रेटिन का। उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ना ये वाला, ये क्या करेगा, ये आपका जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस, उसको स्त्रावित करवाने का काम ये करेगा, ठीक है। और एंटोरोगेस्ट्रिन जो होता है ना, ये गैस्ट्रिन जो जूस होता है ना उसके स्त्रावण को कम करने का काम करेगा स्टमक के अंदर जाके, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट आता है जेजुनम, और उसके बाद इलियम। इलियम मैंने क्या बताया, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्या होता है, इलियम। इसकी दीवार जो होती है ना, छोटी आंत की दीवार, उसके ऊपर उंगली जैसे उभार होते हैं, छोटी छोटी उंगली जैसे उभार होते हैं, इसे विली कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। ये ना मतलब एक प्रकार से इस तरीके है, इस तरीके से बनी रहती है। अगर मतलब इन खोल दोगे ना तुम, तो एक पूरा का पूरा जो टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस कोर्ट इतना बड़ा मतलब पार्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये विली जो होती है ना, ये क्या करती है, भोजन को खींच खींच के मतलब अवशोषित करने का काम करती है, इसके सतही क्षेत्र को, फल को बढ़ा देती है। ये पेपर में एचएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि विली का काम क्या होता है। तो विली का काम होता है कि भैया छोटी आंत के सरफेस एरिया को मतलब बढ़ाने का काम, इंक्रीज करने का, ताकि अवशोषण की प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। अवशोषण करने का काम विली का ही होता है। ये भोजन को खींच खींच के खून के अंदर मिला देती है, और भोजन को खींच खींच के खून में मिला देना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, ठीक है। उंगली जैसे उभार होते हैं विली, इनको आंतररंसाकुर कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। उसके बाद आ जाओ तुम बड़ी आंत पे। बड़ी आंत का पॉइंट याद रखना, यहाँ पे भी नो डाइजेशन, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे, स्वांगीकरण जो होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। उसके बाद कुल लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक सिक्कम, एक कोलन और एक रेक्टम, ठीक है। इलियम के बाद जहां पर भोजन जाएगा वो सिक्कम जाएगा। सिक्कम, सिक्कम इस तरीके की एक नली निकली होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका भोजन जो डाइजेस्ट नहीं होता, अर्थात जिस भोजन के अंदर सेल्यूलोज वगैरह पाएगा ना, जैसे घास हो गया, ईद डाल की जो चीज होती है ना, वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम रूमिनेंट्स का ही होता है, आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको। ये जो आपका है इसमें इकट्ठा होता रहता है, इसी को फिर अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ये अगर फूल कर फट गई ना तो आदमी मर सकता है। और अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स का दूसरा नाम सिक्कम कह सकते हैं आप, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लंबी होती है ये आपकी सिक्कम। और दूसरी बात याद रखना, ये अपेंडिक्स जो होता है वो एक प्रकार का वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स होता है, उसे अंग होता है। उसके बाद कोलन, कोलन में याद रखना, एक तो इसमें विटामिन B12 बनेगा आपका, एक विटामिन K का निर्माण होता है, एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया कहां पर पाया जाएगा, तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया कोलन के अंदर पाया जाएगा। विटामिन B12 का निर्माण भी कोलन में, विटामिन के का निर्माण भी कोलन में। और ये कितना लंबा होता है, 1.5 मीटर लंबा होता है। और यहाँ पे जल व खनिज का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद रेक्टम में चला जाएगा, रेक्टम के बाद मतलब एनस में चला जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों में से एक तो अमाइलेज और एक लाइसोसाइम, याद रखना है।
दो प्रकार के एंजाइम। अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। लाइसोजाइम क्या करेगा, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ना, जो आप लोग दिन भर थूकते रहते हो ना, जो दिन भर थूकते रहते हो, तो नू लगा लो, तो हम एक दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार बनती है आपके मुंह के अंदर, 1 से 1.5 लीटर लार, समझ गए। और इंसान पूरी की पूरी जिंदगी में इतनी लार बना देता है तो 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं उससे, समझ गए। तो उसके बाद दूसरा है, ये तो हो गए आपके मुंह में से निकलने वाले, ठीक है। उसके बाद जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, पेट में से निकलने वाले एंजाइम में एक तो पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोज में। रेनिन, दूध में घुली प्रोटीन को तोड़ेगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में। उसके बाद लाइपेज, वसा को तोड़ेगा वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। उसके बाद अग्नाशय में से निकलेंगे जो उसको कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस। याद रखना, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रकार के पोषक पदार्थों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकालता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज फैट को तोड़ेगा, ट्रिप्सिनोजेन होता है ना, ये कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव होता है ट्रिप्सिनोजेन, ये एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, सॉरी ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद आंतरीय रंसाकुर, जो छोटी आंत होती है उसमें से एक निकलेगा सुक्रेज, सुक्रेज के बाद निकलेगा माल्टेज, माल्टेज के बाद निकलेगा लैक्टेज, लैक्टेज के बाद निकलेगा इरेप्सिन, न्यूक्लिएज, ये निकलेंगे। सुक्रेज क्या करेगा, सुन लेना ध्यान से, ग्लूकोज, सुक्रेज जो करेगा सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज, माल्टोज को 2 ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ेगा। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। इरेप्सिन, ये पेप्टाइड को फैटी अमीनो एसिड में तोड़ेगा। बोले तो मतलब प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। उसके बाद न्यूक्लिएज जो होता है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटोइड में तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया तारा सबसे बड़ा ऑर्गन जिसका नाम होता है लीवर। लीवर का वजन होता है 1.5 से लेके 2 किलोग्राम के मध्य है। इसको हेपेटिक ग्लैंड कहते हैं। एपे जो शब्द जहां पे भी मिल जाए वो लीवर से रिलेटेड, जैसे हेपेटाइटिस नाम की बीमारी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वो लीवर से रिलेटेड बीमारी है। लीवर जो होता है इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की क्षमता होती है। मतलब अगर मैं तारतनु कह दूं तारा 70% लीवर अगर डैमेज हो जाएगा ना, तो भी लीवर दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, उसकी सेल दोबारा से बन सकती है। जैसी छिपकली हो ना, छिपकली, छिपकली की अगर पूंछ कट जाएगी ना तो दोबारा पूंछ आ जाएगी, उसी प्रकार लीवर की कंडीशन होती है। और सबसे कम रीजनरेट होने की क्षमता आपके मस्तिष्क में होती है, ब्रेन के अंदर होती है। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, एपेटोलॉजी कहलाता है। मैंने बताया था ना, एपेटस जो शब्द है वो लीवर से है। शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कहे तो लीवर होता है, और सबसे बड़ा आउटर ऑर्गन कहे तो स्किन होती है, स्किन, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। और लीवर याद रखना ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि होती है सबसे बड़ी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है पीनियल होती है। पीनियल के बाद दूसरे ऑप्शन पे ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो थायराइड होती है। और सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड होती है अग्नाशय। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लीवर होती है। ये बाइल जूस का निर्माण करती है। बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में, बाइल जूस इकट्ठा गाल ब्लैडर में होता है। और बाइल जूस काम कहां पर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक याद रखना पॉइंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो गाल ब्लैडर होता है ना, इसके अंदर जो बाइल जूस इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, इसके अंदर एक पथरी हो जाती है। इसका ये पथरी बनती है कोलेस्ट्रॉल की, याद रखना हमेशा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो बनता है फैट से। किससे बनता है, फैट से। और फैट का डाइजेशन जो होता है ना, फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो बाइल जूस के द्वारा ही किया जाता है। मतलब फैट में डिजोल्व होने वाले विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये फैट में डिजोल्व होने वाले विटामिन होते हैं। तो इनको डिजोल्व करने का काम भी बाइल जूस का ही होता है, पित्तरस का। लेकिन किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, ठीक है। उसके बाद याद रखना आपके पास जो एक पॉइंट बताता हूं मैं, मान लो ये आपका बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर बनेगी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अडल्ट में आरबीसी बनती है बोन मैरो में, लेकिन जो भूरण होता है ना उसमें आरबीसी लीवर के अंदर बनती है, याद रखना पॉइंट। अब ये आरबीसी जो होती है ये यहाँ पे होती है कुफर सेल। ये लीवर है, लीवर, लीवर के अंदर एक प्रकार की सेल होती है जिसका नाम होता है कुफर सेल। ये आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो इसका 120वां जब दिन होता है ना, मरने वाला दिन, तो ये लीवर के पास जाती है, लीवर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। और ये कहती है लीवर से कि मैं जब मरूंगी ना तो तेरे तो एक बार मिलन खातर जरूर आऊंगी। तो लीवर कहता है आ जाना।
तो जब ये मरने के लिए जाती है ना, तो भाई साहब इसके अंदर जो कुफर सेल होती है वो इसको मार देती है, और कुफर सेल के द्वारा आरबीसी को मार देना फैगोटिक एक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसके सारे के सारे जूस को खुद पी जाती है, और उसी जूस को बोला जाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस कहां पर बन गया, लीवर में, और जो लाश होती है ना उसको भेज देती है किडनी के पास, और किडनी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है, वो इसको क्या करेगा, वो उसको सप्लीन के पास भेज देगा, और सप्लीन क्या करेगा, इस मरी हुई लाश को अपने अंदर दफना लेगा। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, सप्लीन को, और ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं, सप्लीन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। देखो मैंने बता दिया कुफर कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है, लीवर के अंदर, विटामिन का संचय, ए डी ई के, विटामिन बी12 का संचय। उसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, और वापिस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर लेना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ग्लूकोज जो हम खाते हैं ना उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और जब हम कुछ खाते नहीं है तब जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आती है वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के कारण आती है। उसके बाद आ गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों। बहिस्रावी की क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन निकालती है। अंतःस्रावी क्यों है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस निकालती है। इसके बहिस्रावी भाग को क्या कहते हैं, एसिनाई कहते हैं, और इसके अंतःस्रावी वाले भाग को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्विवीपिका कहते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्विवीपिकाएं कहते हैं, और इस लैंगरहैंस की द्विवीपिकाएं से 3 हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से तो निकलता ग्लूकागोन हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा कोशिकाओं में से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या कंट्रोल करता है। और एक जो होता है वो होता है डेल्टा कोशिकाएं, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालता है। ये इंसुलिन और ग्लूकोन दोनों का स्त्राव को नियंत्रित करता है। अगर ब्लड में आपके ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आपको डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाएगी। उस टाइम पे आपका इंसुलिन कम हो जाता है शरीर का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे इसके। धन्यवाद।